तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने नेक्स्ट क्लास कहाँ तक समझा था? तो नेक्स्ट क्लास में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे तक देखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से उनकी मृत्यु श्रवणबेला नामक स्थान पर जाकर हुई। श्रवणबेला नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। समझ में आ गया? तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले उनके बेटे चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? तो बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा था अशोक, लेकिन बिंदुसार ने कुछ कार्य नहीं किया, इस कारण से हम उसे नहीं देखते हैं। उसका बेटा जो अशोक है उसे देखा जाता है। बिंदुसार एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे महान पिता के पुत्र और एक महान पुत्र के पिता मानते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि चंद्रगुप्त इतने महान व्यक्ति थे जिन्होंने अखंड भारत के राजा थे। उनके पुत्र थे बिंदुसार। अब बिंदुसार के पुत्र अशोक जो कि इतने महान व्यक्ति थे जिन्होंने अनेक कार्य किया, अनेक संस्थान बनाए, प्रांतों की संख्या बढ़ाए। प्रांत मतलब राज्यों की संख्या बढ़ाए, उसमें से सबसे महान कौन थे? अशोक थे। इसी के लिए कहा जाता है बिंदुसार को कि एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता, बिंदुसार। तो उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, इसके बाद हम अशोक के बारे में देख सकते हैं। तो अशोक का जन्म कब हुआ? तो 298 बीसी में होता है अशोक का जन्म। हमने बताया था आपको, मैंने बताया था कि 304 बीसी में, 304 बीसी की बात कही जाए तो 304 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कितना में? 304 ईस्वी में। और वही 298 ईस्वी बीसी में, 298 बीसी में अशोक का जन्म होता है। अब जब 298 ईस्वी में अशोक का जन्म होता है, उसके बाद उनका राज्य अभिषेक कब किया जाता है? जन्म हुआ और 269 बीसी में अशोक का राज्य अभिषेक किया जाता है। जब अशोक का राज्य अभिषेक 269 ईस्वी में किया गया, उसके 8वें वर्ष उन्होंने कौन से युद्ध किए? कलिंग आक्रमण किए। तो नहीं, सॉरी, उनके 8वें वर्ष उन्होंने अपनी धम्म यात्रा प्रारंभ की। तो धम्म यात्रा उन्होंने कब प्रारंभ की थी? उनके 8वें वर्ष 261 बीसी में। 261 बीसी में अशोक ने अपनी धम्म यात्रा प्रारंभ की अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में। कोई पूछा जाएगा, कहीं पूछा जाएगा कि अशोक अपने राज्य अभिषेक के कितनेवें वर्ष में धम्म यात्रा की शुरुआत की? तो 8वें वर्ष में धम्म यात्रा की शुरुआत किन्होंने की थी? अशोक ने की थी 261 बीसी में। तो अशोक के बारे में ही जानेंगे। तो अशोक कौन थे? अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। वह बिंदुसार उन्हें अवंती, उज्जैन, अवंती कौन सा है? मध्य भारत। अगर बात की जाए तो यहाँ पे मध्य भारत, मध्य प्रदेश में ही अवंती है। उसकी अवंती की राजधानी थी उज्जैन। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। तो अवंती का शासक ही कौन था? अशोक। अवंती का शासक अशोक था, जिसे विषयपति के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अभी राज्य के शासक कौन है? मंत्री हैं। लेकिन सारा काम कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो राज्यपाल यानी कि राज्य के पाल। वैसे ही उस समय जो प्रांत, जो राज्य होते थे, उनके विषयपति कहा जाता था। विषय मतलब राज्य होता था और पति मतलब उनके रखवाला, देखभाल करने वाला। तो उस समय विषयपति कहाँ के थे? तो यहाँ थी अवंती, इस क्षेत्र में अवंती थी या यहाँ अवंती थी। यही अवंती के शासक कौन थे? अशोक थे। अब यहाँ अवंती के शासक तो अशोक निकल गए। अब बात आती है एक और, जब बिंदुसार अपने शासन व्यवस्था का जब संभाल नहीं पा रहे थे, अब तब उन्हीं के समय जम्मू कश्मीर में विद्रोह हो जाता है। तो बिंदुसार के दो बेटे थे। वैसे तो माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और क्या अपने राज सिंहासन पर बैठे। लेकिन हम बिंदुसार के दो बेटे जो कि योग्य थे और बड़े थे, उन्हें सब जानते हैं। एक है कासिम और एक है अशोक। कासिम उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था। उत्तर प्रदेश, सॉरी सॉरी, जम्मू कश्मीर में वो सारे काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर का शासन संभाल रहा था। जम्मू कश्मीर तो प्राचीन काल से भी आज तक विद्रोह होते आ रहा है। जम्मू कश्मीर के जितने भी व्यक्ति थे कासिम के प्रति विद्रोह कर दिए। अब कासिम वहां का जो हलचल है, जो भगदड़ है, उसे दबाने में असफल रहा। तब कासिम लौट के आ गए कहाँ? पाटलिपुत्र आ गया। अब बिंदुसार जो थे वो अपने बेटे अशोक को भेजते हैं कहाँ? तो भेजते हैं उन जम्मू कश्मीर, जब है वहां से दबा क्या विद्रोह को।
अशोक अपने सेना के साथ चल गए जम्मू कश्मीर। अब जब अशोक ने अपने सेना के साथ जम्मू कश्मीर गए और अशोक ने ही वहां जाकर के उस विद्रोह को समाप्त कर दिया, सबको मार घाटा। जब उनके पिताजी पूछे, अरे ये बता, ये कासिम्मा संभालने नहीं पाया तो कैसे कर लेना, अब तुम कैसे कर लिया? उन्होंने क्या कहा कि क्या है, सिंपल, मार दिए। विद्रोह यह था अशोक। तो अशोक जब तक बौद्ध धर्म नहीं अपनाए थे तब तक उनका एक जीवन था युद्ध संघर्ष से भरा था। समझ में आ गया? तो अशोक ने ही क्या किया था, जम्मू कश्मीर के विद्रोह को दबाया था। इसकी हमें कैसे जानकारी मिलती है? आप तो ऐसा नहीं बोलते, इतिहास तो साक्ष्यों पर निर्भर करती है, यानी कि साक्ष्य है तो इतिहास है, तो इतिहास नहीं है। तो एक पुस्तक है जिनका लेखक है कल्हन। कल्हन नामक एक व्यक्ति है, विद्वान है, कल्हन। कल्हन कल्हन ने एक पुस्तक लिखी है, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी एक पुस्तक लिखी है कल्हन ने, उसी की जानकारी हमें मिलती है। यदि हमें जम्मू कश्मीर की जानकारी अच्छे से प्राप्त करनी है तो हम कल्हन की पुस्तक को देखेंगे, राज तरंगिणी। और यही राज तरंगिणी में अशोक के विद्रोह के बारे में चर्चा किए जाते हैं कि अशोक ने किस तरह से जम्मू कश्मीर के विद्रोह को संभाला और उसे सुलझाया। ठीक है, तो अशोक का यही एक युद्ध था, कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बारे में जानेंगे कि अशोक ने कलिंग के युद्ध लड़े। तो कहाँ लड़े थे? उस समय ओडिशा था, जो कि वर्तमान में जो भी ओडिशा है उसे कलिंग कहा जाता है। कलिंग कहने जाने के बाद में उसे क्या, तोसली कहने कहे जाने लगा। यही एक तोसली, यहाँ पे एक तोसली है, तो तोसली पहले कलिंग के नाम से जानी जाती थी, बाद में तोसली कर दी। अशोक के समय कितने प्रांत हुए? प्रांतों की संख्या 5 हुई। क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी, बढ़कर कितनी हो गई? तो 5 हो गई। पहले तो 4 थी लेकिन 5 हो गई। बढ़ी कौन? तोसली। अब तोसली का ही पहली नाम था कलिंग। तोसली को ही पहले कलिंग के नाम से जानते थे, जहां पर अशोक ने आक्रमण किया। और वही कलिंग के राजा थे नंदराज। नंदराज पर उन्होंने जब आक्रमण किया तो वहां जितने भी व्यक्ति थे, बूढ़े बच्चे से लेकर महिलाएं औरत, सभी को मौत के घाट उतार दिया, खून खराबा कर दिया। तब अशोक ने वहां पे देखा कि रक्त की नदियां इतनी तेज बह रही थी कि अशोक से जितने भी तलवार थे वो छूट हाथ से गिर गए। अशोक के हाथों से तलवार गिर गया। तब उन्होंने निश्चय किया कि क्या हुआ, युद्ध ही तो किए, युद्ध की, अपना क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ा लिए, लेकिन इतना नरसंहार करने के बाद तब उस समय अशोक ने प्रण ले लिए कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। वह युद्ध से त्याग दे दिए और उनके चाचा के बेटे, भतीजा लगेंगे अशोक के, निक्रोध, निक्रोध के कहने पर उन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से, उपगुप्त बौद्ध भिक्षु जो कि काफी विद्वान थे, उनसे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। तो उपगुप्त यह उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। और अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया, ना तो वो अपनाया, वो किसी भी दूसरे धर्म के प्रति निनादर नहीं करता था। वो कहता था कि मैं बौद्ध धर्म मैं अपने स्वनियंत्रण के लिए अपनाया। मैं अपने स्वनियंत्रण, ना कि हम बौद्ध धर्म को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ना तो उन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया, ना ही तो उन्होंने एक तरह से बौद्ध धर्म के प्रति अपनी सर्वश्रेष्ठता दिखाई और अनेक दूसरे धर्म को और दूसरे धर्म को उन्होंने निनादर किया, यानी कि नीचे दिखाया। सभी धर्म को वह बराबर से मानता था, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया अपने जो चाहते या भतीजे थे निक्रोध के सलाह पर। तो अशोक के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में पता चल गया। तो यही थी उनकी कलिंग युद्ध की घटना। और इस कलिंग युद्ध में इस घटना में कलिंग युद्ध के अशोक को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कलिंग युद्ध की? अशोक के 13वां शिला लेख या तो अभिलेख कहते हैं, अशोक ने 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अशोक के देखा जाता है तो वहां के शासक थे उस टाइम नंद थे, लेकिन उसके सहयोगी बाद में आने वाला शासक राजा खारवेल, राजा खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया, उससे जानकारी मिलती है कलिंग की युद्ध की, अशोक और नंदराज।
रा, राजा खारवेल क्या बोलते हैं कि उस समय ओडिशा के शासक नंद थे और अशोक ने ओडिशा पर आक्रमण किया। ओडिशा यानी कलिंग, कलिंग यानी तोसली, ये तीनों एक ही प्रांत के नाम है। जैसे कि आपको पिछले क्लास में बताया था कि राजगृह, राजगृह मान के चलिए कि राजगृह, राजगृह उसके बाद आता है राजगीर, राजगीर उसके बाद आता है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र उसके बाद आता है पटना। ये सभी एक ही के नाम है, ये सारे मगध के राज्य थे। मगध के पहली राजधानी कौन सी थी? राजगिरी थी। उसके बाद राजगीर बना, उसके बाद पाटलिपुत्र बना, उसके बाद पटना। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की थी। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना उदयन, कौन थे पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाले व्यक्ति? तो पाटलिपुत्र के जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वह थे उदयन। कौन से वंश के थे? हर्यंक वंश के तीसरे शासक। हर्यंक वंश के शासक कौन थे? बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। बिंदुसार अशोक के पुत्र, बिंबिसार अजातशत्रु के पिता, सॉरी मतलब बिंदुसार अशोक के पिता और बिंबिसार अजातशत्रु के पिता, और अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो क्या आपको अशोक के बारे में पूरा डिटेल से समझ में आ गए कि अशोक क्या थे, उनका कलिंग युद्ध, उनके 8वें वर्ष पूछा जाता है क्वेश्चन में कि 8वें वर्ष कब किए थे? तो 261 ईसा बीसी में उन्होंने धम्म यात्रा चालू की अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष से। इतना याद होगा। फिर अगला टॉपिक हम देखते हैं कि स्रोत, कि क्या क्या स्रोत है मौर्यकालीन स्रोत, मौर्य वंश को जानकारी के स्रोत हम पढ़ते हैं। तो मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत एक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखी। वहां मौर्य साम्राज्य के शासन, प्रशासन, नीति, समिति, सेना, सुरक्षा, सभी चीज का वर्णन है। यानी कि अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं कि केवल हम पैसा से रिलेटेड ही रखें। सॉरी। तो फिर एक है इंडिका। इंडिका किन्होंने लिखी? तो उनके दरबार में आए थे मेघास्तेन। हमने पिछले क्लास में बताया, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि कैसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। जब हमको चंद्रगुप्त आपको पढ़ा थे उस टाइम बताया चंद्रगुप्त में आक्रमण, तो उसकी पुत्री हेलन को कहाँ दे दी गई कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर दी गई। तो उसी के देख रेख के लिए सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक दूत भेजा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में, और वही चंद्रगुप्त ने क्या लिखी थी? इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में क्या आ सकते हैं? मूर्ति कला आ सकती है, मूर्ति कला आ सकती है, भवन निर्माण आ सकते हैं, अभिलेख आ सकते हैं, सिक्का आ सकते हैं। तो जो मौर्यकालीन सिक्का को क्या कहा जाता था? पंचमार्ग या तो आहत। मौर्य काल में जो सिक्का चलते थे उसे पंचमार्ग या आहत कहते थे। और बात आती है कि मूर्तिकला, भवन निर्माण, ये लकड़ी के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी कला होती थी बनाने के। अभिलेख, अभिलेख सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों में से सबसे सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? अभिलेख है। जगह जगह पर अशोक के अभिलेख लिखे हुए मिले हैं। क्योंकि आपको समझ आएगा मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत। अगला होता है हमारा साम्राज्य का प्रशासन। कि हमने बताया कि अशोक के समय साम्राज्य का जो प्रशासन था वह 5 जगहों से अब नियंत्रण किया जाने लगा। पहले 4 जगह थे लेकिन फिर 5 जगह से किए जाने लगा। सबसे पहला था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र प्रशासन का एक केंद्र हुआ करता था, जैसे कि अभी वर्तमान में दिल्ली देश का प्रमुख केंद्र दिल्ली है, ठीक उसी प्रकार उस समय पूरे मगध का प्रमुख केंद्र, पूरे भारत का प्रमुख केंद्र या तो पूरे अखंड भारत का प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र हुआ करता था। अंतिम जो निर्णय लिए जाते थे वह पाटलिपुत्र से ही लिए जाते थे, ना कि अशोक अंतिम निर्णय लेगा। अंतिम निर्णय लेने का काम राजा का हुआ करता था। एक राजा, अशोक तो विषयपति थे, राज्यपाल थे, तो राजा बनेंगे तब वो अंतिम निर्णय लेंगे। फिर अगला आते हैं हमारा तक्षशिला। दूसरी प्रांत थी तक्षशिला।
पश्चिम के क्षेत्र में स्थित है। तक्षशिला की बात की जाए तो यह पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला तक्षशिला एक देख पश्चिम की ओर है, एक व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर व्यापारों के मार्ग में तो तक्षशिला क्या था, व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। और इधर से ही तो जितने आक्रमणकारी होते थे वह पश्चिम की ओर से ही इंटर करते थे। किधर? पश्चिम की ओर